डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, और वो भी उनका इम्प्लीमेंटेशन सी या C++ के साथ, और साथ में एल्गोरिदम को बनाना, और ये सब कहाँ प्रयोग में आते हैं, ये डाटा स्ट्रक्चर होते क्या है, हम इनको क्यों प्रयोग में ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फिर भी हमें सी क्यों पढ़नी पड़ रही है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स, और इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। यदि आप BCA या MCA या MSc CS या BTech और MTech कंप्यूटर में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। और इसमें भी इन सभी के लिए मेरा पूरा चैनल उपयोगी हो सकता है। और साथ में जो लोग डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का पेपर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत उपयोगी हो सकती है। आप इसको देखें और देखकर कमेंट करके मुझे बताएं कि उपयोगी है या नहीं। मेरी जो वीडियो है वो बहुत एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं है। मेरी जो भी वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, ये उन बिगनर्स लेकिन इंटेलिजेंट लोगों के लिए है जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब तक वो काम नहीं आया या ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए नहीं कर पाए। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो मेरी वीडियो अगर देखना चाहें तो बहुत मुझे खुशी होगी, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं तो उन्हें तो मेरी वीडियोस की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की शुरुआत से लेकर और DFS और BFS तक अपन जल्दी से एक टूर कर लें। Types of data structures: array, stack, queue, linked list, tree, graph. Operations on data structure: algorithm, traversal techniques, and all with example. डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा जो है जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, व्यवस्थित होता है, जिस तरीके से जमा होता है, वो तरीके जो होते हैं उन्हें हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जिन तरीकों से जमा हुआ होता है, जैसे आप किताबें आपके घर में रखते हैं तो कई बार किताबों को एक के ऊपर एक करके रखते हैं, वो स्टैक कहलाती है। कई बार किताबों को खड़ी रखते हैं ताकि जो भी हमें निकालनी हो नाम देखें और उसको ऐसे करके निकाल लें, वो हमारी क्यू कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से डाटा को भी मेमोरी में, स्टैक में, क्यू में या ट्री के रूप में, जैसे आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ढूंढते हैं, आपके गाने या आपके फोटो किस फोल्डर में रखे हुए हैं, पर्टिकुलर उस ड्राइव में जाएंगे, फिर उस फोल्डर में जाएंगे, फिर फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, फिर उस फोल्डर में जाएंगे, इस तरीके से ट्री। इसी प्रकार से आप गूगल मैप देखते हैं कि आपको देखना है मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ से मैं जहाँ हूँ वहाँ से बॉम्बे कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस क्या है, और टैक्सी से मैं जाता हूँ तो इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना दूर पड़ेगा, या ट्रेन से जा रहा हूँ तो कितना दूर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। और गूगल मैप जो आप देख रहे हैं, ये जो है आपके ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी तरीके के एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो है आपको डाटा स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। और जब आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि क्या आप गूगल मैप एक दो दिन में बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आपको उसको बनाने के लिए स्टेप वाइज प्रोसेस लिखना होगा। पहले मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ से डाटा लेना है, यहाँ से ये वो, हर चीज़ को आप बिल्कुल क्रम से लिखेंगे। और फिर क्रम से लिखने के बाद आप फिर उसको कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाएंगे, और फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स जब आप बना लेंगे और उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे,
तो फिर बन जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए आप यही बनना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, या आप MSc कर रहे हैं, या आप BTech MTech कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका लेवल हाई है। और सेमेस्टर के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि हम बिगनर कब थे और कब हम एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ये करने का मतलब ही ये है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर बनना है। और अगर ये बनना है तो आपने देखा होगा आजकल हर चीज़ में IC, तो फिर IC है तो इसका मतलब IC के लिए प्रोग्रामिंग भी है। आपकी मशीन, वॉशिंग मशीन डिजिटल आने लगी है, घड़ियाँ डिजिटल हैं, हर चीज़ डिजिटल है, तो उन सबके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। एक हार्डवेयर होता है और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो होती है। तो ये सब काम यानी कि अब आपको खुद करने हैं। तो जब आप करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जब आप गूगल मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपना पर्सनल, तो फिर आप उसके स्टेप्स को क्रम से पहले एक रफ कॉपी में पेन या पेंसिल से कागज़ में लिखेंगे। और इन स्टेप्स को जो हम लिखते हैं इनको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इतनी टफ चीज़ नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा काम क्या है उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अब हमारे डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, यानी कुछ डाटा स्ट्रक्चर तो ऐसे होते हैं जो क्रम में जमे होते हैं, कुछ बिना क्रम में, जैसे कि ट्री और ग्राफ जो है उसका कोई क्रम नहीं होता, कोई सा भी डाटा कभी भी कहीं से भी निकाल सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से एरे, स्टैक्स, क्यूज और लिंक्ड लिस्ट, ये सब हमारा नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर होता है मतलब बिना पंक्ति के, यानी लीनियर होता है, यानी क्रम से हम एक एक के करके ही क्रम से एक के बाद एक को ही प्राप्त कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें उसमें डाटा ढूंढना है तो हमें क्रम से ही जाना पड़ेगा और डाटा को ढूंढना पड़ेगा। जब हमें डाटा मिल जाएगा तो फिर हम उस पर जो भी ऑपरेशन करना चाहेंगे वो ऑपरेशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा डाटा स्ट्रक्चर जो है दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। और लीनियर में भी हमारी होती है एरेज, स्टैक्स, क्यूज और लिंक्ड लिस्ट। और इसी प्रकार से नॉन लीनियर में हमारे होते हैं ट्री और ग्राफ। तो इन सभी डाटा स्ट्रक्चर पर हम काम क्या क्या करते हैं ये हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। तो आप डाटा स्ट्रक्चर पे काम क्या करेंगे, यानी सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। तो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आप मेमोरी में यूज़र जब भी डाटा डालेगा तो वो किस तरीके से जमेगा, या आप जब उसको बना रहे हैं तो यूज़र के लिए डाटा ऑर्गेनाइज करने का वे बना रहे हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो जब आप डाटा को स्टैक्स, क्यूज यानी इन सब फॉर्मेट में रखते हैं, क्योंकि ये सभी फॉर्मेट आपके काम में आती हैं। जिस प्रकार से फोल्डर आपके फाइल मैनेजर में फोल्डर के अंदर फिर बहुत सारे फोल्डर, फिर कोई फोल्डर, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर, तो ये आपका ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। यानी एक के अंदर दो के अंदर 4, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11, 12। मीन्स जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। लेकिन हाँ, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स आप जैसे कि देखते हैं। तो अब यहाँ हमें देखना है, आज हम जो बात कर रहे हैं वो ग्राफ की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और वापस हम इसमें चलते हैं कि हम इन सभी डाटा स्ट्रक्चर पे आखिर ऑपरेशन क्या क्या करते हैं, हमें क्या क्या ज़रूरत होती है ऑपरेशन करने की। तो वो जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं आपके ट्रैवर्सिंग, यानी कि गुजरना। डाटा ऊपर जो डाटा है उससे नीचे तक जाना, यानी कि हमें बीच में कुछ सर्च करना है तो आपको बीच तक आना पड़ेगा, या पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है तो पूरे में सर्च करना पड़ेगा। ट्रैवर्सिंग मतलब ट्रैवल। हमारा पॉइंटर, हमारा कंप्यूटर में जो हमारा कंपाइलर है वो हमारे अनुसार, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके अनुसार एक करके स्टेप वाइज पूरे प्रोग्राम में घूमता है। उसी प्रकार से जो भी हम डाटा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसमें जो डाटा डाल रहे हैं उस डाटा को एक एक करके क्रम से देखता है। तो पहला तो हुआ ट्रैवर्सल। दूसरा स्टेप हमारा होता है
इंसर्टिंग यानी डाटा डालना। तीसरा होता है, हो सकता है हमें जो डाल रखा हो गलत डल गया हो या हमारी आवश्यकता खत्म हो गई हो तो हमें उसको डिलीट करना है, तो तीसरा ऑपरेशन हम क्या करते हैं, डिलीट करना। चौथा ऑपरेशन हम सॉर्टिंग करते हैं, यानी ए से जेड के क्रम में हमारे डाटा को जमाना चाहते हैं या जेड टू ए के क्रम में हमारे डाटा को जमाना चाहते हैं। इसके अलावा ये कहलाती है हमारी सॉर्टिंग। इसके अलावा सर्चिंग में आप पर्टिकुलर डाटा को ढूंढना चाहते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय बताएं जिसका नाम ये हो, या वो एम्प्लॉय बताएं जिसकी सैलरी 50,000 से अधिक हो। ऐसा कोई भी सर्चिंग भी हम कर सकते हैं। तो सर्चिंग के लिए यानी एक ऑपरेशन हमारा क्या हो गया, सर्च। तो इस प्रकार से ये सभी ऑपरेशंस जो हैं हम सभी डाटा स्ट्रक्चर पर करते हैं। और यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है मैंने आपको बताया। ग्राफ जो है गूगल मैप को आप ध्यान में रखें कि हम गूगल मैप पे काम कर रहे हैं, यानी हम गूगल की जगह पर्सनल मैप बनाने जा रहे हैं। तो जब हम मैप बनाने जा रहे हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें जो है उसकी अच्छी तरह स्टडी करनी होगी और फिर स्टडी करके हमें काम क्या करना है, उनको स्टेप वाइज लिखना होगा, जिसे कि हम कहेंगे एल्गोरिदम। और फिर एल्गोरिदम बनाने के बाद हम उसको पूरा किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में पूरी तरीके से लिखना होगा, सही एक्यूरेट प्रोग्राम बना के, ताकि वो हमें सही रिजल्ट सही समय पर दे सके। तो इस प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ग्राफ जब आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ आप कहाँ पर करेंगे। वैसे मैं आपको डिटेल में हर चीज़ के लिए बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि सभी लोग जब भी एक नए टॉपिक पे आते हैं पुराने बेस को हमेशा भूल जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हम एक बार फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पर आए। तो हम चल रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हम कौन से डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर को। और ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में आपका एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, गूगल मैप। इस तरीके के का एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें ग्राफ का प्रयोग करना होता है। और बहुत सारे यूज़ हैं जो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे जाने के लिए आपको शॉर्ट में और जल्दी जल्दी इन चीज़ों को बता रही हूँ। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्राफ में हमें काम क्या क्या करने हैं, यानी ऑपरेशन क्या क्या करने हैं। तो ग्राफ ट्री भी एक तरीके से एक ग्राफ ही है, क्योंकि ग्राफ आप जानते हैं जो भी लाइंस से सर्किल से जो डायग्राम बना हुआ होता है वो हमारा ग्राफ कहलाता है। तो जब आप ट्री देख रहे हैं, ट्री भी पेड़ होता है, पेड़ में शाखाएं होती है, ये सब भी जो है ग्राफ ही है, क्योंकि उसमें भी ब्रांचेस बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, तो ये सब ग्राफ में ही आता है। लेकिन ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ले रहे हैं। और जब ग्राफ में भी हम ऑपरेशन करेंगे तो हम क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, वही ऑपरेशंस जो हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। ट्रैवर्सल करेंगे, सर्चिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, इंसर्टिंग करेंगे, डिलीटिंग करेंगे। हर डाटा स्ट्रक्चर में इन सब के नाम अलग अलग हैं। हम हर डाटा स्ट्रक्चर के साथ इन सभी चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। तो ये इन सभी प्रोसेसेस को करने के लिए हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा है, एक तरह से एक पहला कह लें, या हर काम को करने के लिए जो एक ऐसा ऑपरेशन है जो जरूरी होता है, जो करना ही पड़ता है, वो है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मीन्स होता है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मीन्स कंपाइलर को या पॉइंटर को एक जगह से, यानी एक डाटा से दूसरे डाटा तक पहुंचना होता है, फिर दूसरे से तीसरे तक, ऐसे करके पूरे डाटा को एक बार दिमाग में, मेमोरी में लेना होता है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो अगर आप कहीं डाटा डाल रहे हैं तो भी आपको ज़रूरत हो सकती है ट्रैवर्सिंग की। अगर आप कोई डिलीट कर रहे हैं तो भी ट्रैवर्सिंग की ज़रूरत हो सकती है। यानी किसी भी ऑपरेशन में ट्रैवर्सिंग जो है ज़रूरी होती है, आवश्यक है। ये हमारे पास दो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, BFS और DFS। BFS का नाम है हमारा ब्रीथ फर्स्ट सर्च।
ब्रीथ फर्स्ट सर्च को आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि सबसे पहले हम ये देख लें कि हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब तो आप उसको तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा वीडियोस देखी हैं तो मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि सबसे पहले हम ये देख लें कि हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब तो आप उसको तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप उसकी हिंदी देखें और हिंदी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ब्रीथ फर्स्ट सर्च का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज, यानी कि आप विड्थ वाइज चौड़ाई के क्रम में सर्च करेंगे, यानी एक आप ट्री को जो है चौड़ाई में सर्च करेंगे तो ये जो टेक्निक कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी BFS। और इसी तरीके से यदि आप गहराई में सर्च करेंगे, यानी एक ट्री है और आप उस ट्री के अंदर जो डाटा है, ट्री में 2 फोल्डर हैं, 2 फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर हैं और दो फोल्डर में अलग अलग फोल्डर है, तो आप पहले उसके जो फर्स्ट लेवल है उसमें इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये कहलाएगी हमारी BFS। पहले लेवल के डाटा को पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे उसके नीचे वाले लेवल पे आएंगे और फिर उसके अंदर के विड्थ वाइज डाटा को पढ़ेंगे, फिर हम तीसरे लेवल पे आएंगे, फिर हम इस तरीके से डाटा को जो पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो ये जो टेक्निक हमारी कहलाती है वो होती है BFS। लेकिन इसके अपोजिट दूसरी टेक्निक जो होती है वो होती है हमारी DFS, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ मीन्स गहराई में, यानी हम जो हमारा फोल्डर है या गूगल मैप की बात कर लें हम कि हम यहाँ से हमें बॉम्बे जाना है तो हम सबसे पहले बॉम्बे तक जाएंगे सर्चिंग करने के लिए, और फिर हम बॉम्बे के एक रूट पे नीचे तक जाएंगे, फिर हम वापस ए पे आएंगे और फिर हम दूसरे रूट पर पूरा नीचे तक जाएंगे बॉम्बे पे। तो ये जो गहराई में जाने वाली जो टेक्निक है उसमें हम यूं नहीं हम चलते हैं वर्टिकल, यानी हम एक फोल्डर फिर उसके अंदर के 2 फोल्डर हैं तो उसके अंदर का एक फोल्डर फिर उसके अंदर का एक फोल्डर, इस तरीके से हम बिल्कुल गहराई में नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो उसे हम बोलते हैं DFS। तो अब इस वीडियो में ही हम ये समझेंगे कि BFS और DFS में हम एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे और फिर इन्हीं का हम C में हम प्रोग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार से किसी एक एग्जाम्पल को ही हम BFS में भी लेंगे और DFS में भी लेंगे और उसी का दोनों का एल्गोरिदम भी लिखेंगे और साथ में प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। तो BFS में भी लेंगे और उसी का दोनों का एल्गोरिदम भी लिखेंगे और साथ में प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, बाय।